यहाँ पे हम फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस चैप्टर की जो पीपीटी है वो अभी तक के सारे माइंड मैप्स में से सबसे बड़ी पीपीटी है। यहाँ पे मेनली हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लेकिन फ्लूइड्स में कौन आता है बेटा? गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। लिक्विड जो है उसके हर एक पॉइंट पे ये कर्व्ड सरफेस पे इस तरीके से क्या लगा रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है ऐसे। ये फॉर्मूले का बहुत सेंस बनता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड के थ्रू जो एंगल बना रहा है, किसके थ्रू? लिक्विड के थ्रू कंटेनर से एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट वाले केस में भी क्या होगा? मैक्स टू मैक्स ब्रिम तक जाएगा, यानी टॉप ऑफ कैपिलरी तक जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके? कैसे हैं सब? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक नए माइंड मैप में। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। जी हां, तो यहां पे हम फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। मेरे हिसाब से इस चैप्टर की जो पीपीटी है वो अभी तक के सारे माइंड मैप्स में से सबसे बड़ी पीपीटी है। देखते हैं भाई क्या क्या है इस चैप्टर में, है ना। सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, सारे पॉइंट्स कवर किए। आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे शुरुआत करेंगे बेटा। अच्छा, फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो। हाँ सर, तो फ्लूइड्स के अंदर बेटा गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। गैसेस को बेसिकली पढ़ा दिया जाता है कहां पे? एटीजी में, थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहां पे मेनली हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लेकिन फ्लूइड्स में कौन आता है बेटा? गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। ठीक है, चलिए तो डेंसिटी की बात करें अगर अपन, इसको रो बोल लो, ऐसे इसका सिंबल बना लो, ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी सबको पता होनी चाहिए। जी हाँ सर, पता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर सीजीएस में देखें तो 1 ग्राम, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा ml-3। अगर दो बॉडीज की डेंसिटी सेम है या फॉर मास सेम है, फॉर टू बॉडीज ऑफ सेम मास, यहां पे लिखा है फॉर टू बॉडीज ऑफ सेम मास, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जी गुरु जी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास सेम है तो दोनों का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सेम है, यानी ρ1v1 बराबर ρ2v2। ρ1 की वैल्यू ρ2 से ज्यादा हो गई, एक सेकंड इसको ठीक कर देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। हाँ भाई, अगर ρ1 की वैल्यू ρ2 से ज्यादा होगी तो v1 की वैल्यू v2 से कम हो जाएगी। यानी यूं कह लो कि मास दोनों का सेम है तो ρv बराबर कांस्टेंट हो गया, तो जिसका रो ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, या जिसका रो कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। बोलो दादा। हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स की। इस पे सवाल पूछ सकता है। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स में सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हो देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट या फाइनल डेंसिटी। मान लीजिए आप दो लिक्विड्स का मिक्सिंग कर रहे हैं, दो लिक्विड्स का मिक्सिंग कर रहे हैं, तो फाइनल डेंसिटी आपसे पूछता है कैलकुलेशन ऑफ फाइनल डेंसिटी। इफ वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स आर इक्वल, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो सच दैट उनकी वॉल्यूम इक्वल है, तो डेंसिटी फाइनल क्या हो जाएगी? दोनों का एवरेज d1 प्लस d2/2। ये क्लास में डिराइव भी करवाया जाता है। हाँ सर, आपकी भाषा में डिराइव करवाया भी जाना चाहिए। अगला है इफ मासेस ऑफ टू लिक्विड्स आर इक्वल। मान लीजिए अब जो मैं दो लिक्विड्स की मिक्सिंग कर रहा हूं बेटा, उनका मैं मास सेम ले रहा हूं, तो दो लिक्विड्स के लिए फाइनल डेंसिटी आएगी 2d1 d2/d1 प्लस d2। ठीक है, तीन लिक्विड्स के लिए आएगी 3d1 d2 d3/d1 d2 प्लस d2 d3 प्लस d1 d3। और अगर n लिक्विड्स मिक्स कर दिए सेम मास में, जिनका मास सेम है, तो n लिक्विड्स के लिए क्या हो जाएगा? n बाय डी फाइनल बराबर 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, क्योंकि जी हाँ जरूरी भी है। हाँ सर, डन हो गया। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बेटा रिलेटिव डेंसिटी आरडीएस स्पेसिफिक ग्रेविटी की। कभी हो सकता है पेपर में स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दे, तो एक ही बात है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ सर, ये हमने पढ़ा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। कोई भी बॉडी है मान लो, या किसी भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी। मैं एक काम करता हूं, रिलेटिव डेंसिटी का यहां पे ऐसे लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सुनना, इस पे आएंगे, अभी इस पे आएंगे, आप चिंता नहीं करो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा डिफाइंड है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर के रेस्पेक्ट में, हाँ सर पता है सर, वाटर के रेस्पेक्ट में बॉडी की क्या डेंसिटी है वो हमको पता पड़ती है रिलेटिव डेंसिटी से। जाहिर सी बात है, एक प्योर रेशियो है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ना कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन, जस्ट अ नंबर, अ पॉजिटिव नंबर, जो हमें बतलाता है कि कोई बॉडी पानी के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा डेंस है, कितनी लेस डेंस है। रिलेटिव डेंसिटी जस्ट अ नंबर। जी गुरु जी, अभी इस पे आता हूं मैं, डोंट वरी, जस्ट अ नंबर, प्योर रेशियो। जी हाँ, और यहां पे हम बोल देंगे यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्या बोल देंगे बेटे?
यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है सर। अब देखो मैं इस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू एल। डब्ल्यू ए क्या बेटा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इन एयर, है ना, एयर में बॉडी का वेट। अभी सुनना ये क्यों काम आएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू ए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन डिप्ड इन वाटर, डब्ल्यू एल है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन डिप्ड इन लिक्विड। मान लो आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी पूछिए, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है पेपर में, ये तीन चीजें देके रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछ लेता है। तो ये हो गया वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, है ना। ठीक है सर, ओके। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ लिया, लिक्विड पूछ लिया, है ना। मान लीजिए आपको कोई बॉडी दे दी और बोल दिया कि इस बॉडी का एयर में जब नापा तो इतना वेट है, वाटर में जब नापा तो इतना वेट है, लिक्विड में जब नापा तो इतना वेट है। तो रिलेटिव डेंसिटी बताओ लिक्विड की, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, इस पे भी और इस पे भी। तो आप ये याद, रिलेटिव डेंसिटी मैंने डिफाइन कर दिया, यहां पे मान लो बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी पूछ ली और यहां पे आपसे लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी पूछ ली, तो ये आप याद रख सकते हैं। दोनों ही केसेस में कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, यहाँ पे 3 वैल्यूज दे रखी होंगी और यहाँ पे भी खैर 3, यहाँ पे नहीं 2 हो गई ना, W और WW 2 वैल्यूज, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो गई? 3 वैल्यूज हो गई। आप इनको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट सवाल इस पे पूछा जा सकता है। मैं हट गया साइड में, आप लिख लीजिए, लिख रहे हैं तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेशर की। नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया। फ्लूइड, यहां पे लिक्विड लिखा है लेकिन ये प्रॉपर्टी फ्लूइड की है कि फ्लूइड जो है किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कैसे लगाता है? परपेंडिकुलरली। कैसे लगाता है फोर्स पता है आपको? एक लिक्विड की या फ्लूइड की टेंडेंसी है बेटा, प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे मान लो एक रफ डायग्राम बनाता हूं, मान लो एक कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो क्या करेगा फ्लूइड? वो कंटेनर्स की वॉल पे और बेस पे परपेंडिकुलरली क्या लगाएगा बेटा? फोर्स लगाएगा। ये उसकी टेंडेंसी है। क्या है बेटा? टेंडेंसी है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। मान लो कोई रैंडमली मैं ऐसे एक एरिया ले रहा हूं, एक इमेजिनरी एरिया ले रहा हूं, तो उस पे भी वो क्या लगाएगा? उस पे भी वो क्या लगाएगा? परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में है, जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में, उस पे वो परपेंडिकुलरली क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर आ गया। प्रेशर डेप्थ रिलेशन, डेप्थ के साथ लिक्विड में प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो कितना हो जाएगा? रो जी एच। इसको मैं रो जी एच लिख देता हूं, रो जी एच। इससे आप याद रखें, रो हो गया डेंसिटी, जिस लिक्विड की आप बात करो उसकी डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है? डेप्थ है। अब आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, मैं आपको यहां पे ना लिख दूं कि जी इफेक्टिव है। जी इफेक्टिव हमने पढ़ा है, हाँ सर जी इफेक्टिव वहां पे पढ़ा है सर, एनएलएम में पढ़ा है जी इफेक्टिव, ठीक है ना, कि सर लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, कि लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो उस हिसाब से जी इफेक्टिव पता है। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव है तो ध्यान रखना है ना, रो जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें, मैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और इस पे आऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ये देखो, 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। 1 एटीएम, और 1 एटीएम क्या होता है? 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल पता है आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल क्या होता है? पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसकी एसआई यूनिट है प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम, वातावरण का प्रेशर। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखो तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 1 पास्कल यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटीएम इज ऑल्सो 760 mm ऑफ Hg, यानी कि एक लिक्विड कॉलम है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए मरकरी की? 760 mm या 76 सेंटीमीटर। तब वो जो प्रेशर होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 एटीएम के। 1 एटीएम को अगर मैं बार में देखूं तो 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार हो गया। ठीक है, हाँ सर। अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है वॉट एवर द स्लोप और विड्थ, शेप आएगा यहाँ पे, शेप लिख देता हूं एक सेकंड, वॉट एवर द शेप और विड्थ ऑफ वेसल, द प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे अलग अलग शेप के वेसल्स हैं जो कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड वेसल्स हैं, अलग अलग शेप है। कैसे हैं बेटा? अलग अलग शेप हैं। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर कैसा मिला आपको? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर कैसा मिला आपको? सेम मिला, पी ए पी बी पी सी पी डी
हो जाएगा। इसी को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। हाँ सर, पढ़ा है सर ये क्लास में, है ना। गॉज प्रेशर, और एक बार मैं इस पे आता हूं, गॉज प्रेशर वगैरह मैंने लिखा हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बता दिया। गॉज प्रेशर क्या है, सुनो यहां पे लिखा है मैंने, गॉज प्रेशर यहां पे लिखा है मैंने। गॉज प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो अभी हमने जो पढ़ा ना रोजी एच, हाँ हाँ हाँ, वो गॉज प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस रोजी एच। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी फील दिला देता हूं। देखो मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ठीक है, हाँ सर, यहां पे लेट से पॉइंट बोल दिया आपने ए। अब ये हो गया इसका लिक्विड का फ्री सरफेस, पूरी फील आएगी, ये लिक्विड का हो गया फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद, इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ये जो फ्री सरफेस है ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है। इसका मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा बेटा, कि यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इधर फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएटीएम बोल दो या पी नॉट बोल दो। अब मान लो ये जो पॉइंट है ए, ये कितनी डेप्थ पर है बेटा, एच डेप्थ पर है। कितनी डेप्थ पर है, एच डेप्थ पर है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर, वो कितना होगा बेटा, ए पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होगा, एक मिनट, ए पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल, वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी पी एटीएम प्लस रो जी एच। ये याद रखिए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये लिक्विड की हाइट जो है या डेप्थ बोल लो एच, उसकी वजह से प्रेशर। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर आ गया ए पे, कितना आ गया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है। इसको मैं काम करता हूं, यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे लिख दिया है, इसकी जरूरत नहीं। हाँ सर, डन हो गया, ये हो गया। वापस आते हैं इधर। हाँ सर, ये भी बता दिया आपने, ये भी बता दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है, पता होगा वैसे तो आपको। क्या लिखा है, फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट, एक लिक्विड की बात हो रही जो रेस्ट पर है, प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आर इक्वल। कोई लिक्विड रेस्ट पर है बेटा, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे प्रेशर सेम होगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और आज मैंने माइक भी दूसरा वाला पहना है। चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया, ठीक है। फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट, तो रेस्ट पे होना चाहिए बॉस, लिक्विड काय पे होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, है ना सर। डायग्राम के साथ बता दो, तो मैंने कहा भाइयों बहनों डायग्राम के साथ मैं आपको बता देता हूं। और सर अगर रेस्ट पे नहीं हुआ, मोशन में हुआ, तो क्या होगा, तो भी बता देते हैं भाई, तो भी बता देते हैं। देखो ये लिक्विड है, रेस्ट पर है, रुका हुआ लिक्विड है, रेस्ट पर है। मान लो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपने खूब सारे पॉइंट्स ले लिए, खूब सारे पॉइंट्स ले लिए, है ना, ए बी सी डी। तो प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, ये रुका हुआ है, दिस लिक्विड मस्ट बी एट रेस्ट, है ना। हाँ सर ठीक है। तो ए बी सी डी पे प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक लिक्विड जो कि रेस्ट पर है, प्रेशर्स क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स पे सेम होते हैं। डन हो गया सर। सर अगर मोशन में हुआ तो, मोशन में हुआ तो क्या होगा, मोशन में हुआ तो क्या होगा, देखो इधर बताता हूं, ये रहा, मोशन में हुआ ना तो क्या होगा, अगर एक्सिलरेटेड है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ, और ये एक्सिलरेटेड है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम नहीं होंगे। यानी देवियों सज्जनों, ए और बी पर जो प्रेशर है वो इक्वल नहीं होंगे। ए और बी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, अच्छा डेंसिटी हो गया रो, एक्सेलरेशन हो गया ए, ये ए क्या है बेटा, ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। पी ए माइनस पी बी हो गया रो ए इंटू एक्स, यानी डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक चीज आपने नोटिस करी, ए का प्रेशर बी के प्रेशर से बड़ा है, यानी कि जब मैं एक्सेलरेशन की दिशा में चलूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, प्रेशर डिक्रीजेस, जी हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसको याद रखिएगा, पूछा तो नहीं आज तक, क्या पता। प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो पी ए माइनस पी बी रो एक्स हो गया। सर एक्सेलरेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अगेन पी ए बराबर पी बी हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड फ्लूइड के केस में ही ये वैलिड होगा, है ना। एक्सेलरेटेड फ्लूइड बोल देता हूं मैं, ठीक है सर, ओके। ये भी बढ़िया, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड, इसको देख लो। अच्छा यहां से आपको देखना था, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ सर।
ठीक है, तो टेंडेंसी होगी, प्रॉपर्टी होगी परपेंडिकुलर फोर्स लगाने वाली। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है मालिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सारे पॉइंट कवर किए हमने, बढ़िया, आपका टकाटक फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ सर, चलते हैं आप आगे। अब देखो, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि यार मान लो ये कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, अभी लिक्विड की बात कर लेते हैं, है ना। और अगर ये रेस्ट पर है या रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जो फ्री सरफेस होगा कैसा दिखेगा? कुछ नहीं, एकदम सीधा, एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। सर अगर ये कंटेनर एक्सेलरेटेड है, ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है, तो इसका फ्री सरफेस कुछ ऐसे इंक्लाइंड होगा। अगर एक्सेलरेशन इस साइड है तो इधर की तरफ ऐसे इंक्लाइन होगा, एंगल थीटा बनेगा हॉरिजॉन्टल से। अगर बेटा ये कंटेनर, ये लिक्विड इधर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो फ्री सरफेस का शेप कुछ ऐसा होगा, थीटा एंगल बनेगा। एक चीज याद रखना, tan थीटा बराबर A/G। सर इसकी शक्ल तो कहीं सुनेली लगती है और आवाज कहीं देखेली लगती है। कहां याद है? स्यूडो फोर्स, tan थीटा बराबर पेंडुलम, राइट जाएगा तो पेंडुलम लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा, लेफ्ट जाएगा तो राइट की तरफ टिल्ट हो जाएगा। वर्टिकल से वहां पे एंगल आता था, tan थीटा बराबर A/G। यहाँ पे फ्री सरफेस का एंगल थीटा से कितना आ रहा है? A/G। जी गुरु जी, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे बेटा, पेपर में डायरेक्ट ये फ्री सरफेस की शेप भी पूछ सकता है या फिर आपसे एंगल पूछ सकता है। अगर आप इसको जी से ही चला रहे हो, G/G 1 थीटा 45 आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है सर। अब देखना यार भाई, यहां पे हम बात करें यूट्यूब मैनोमीटर की, तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग केसेस मैंने एक साथ लिख दिए। जितने केसेस पूछे जा सकते हैं सारे केसेस मैंने एक साथ यहां पे लिख दिए। पहला है इस तरीके से, देखो ये लिक्विड दिख रहा है, हाँ सर ये ऐसे लिक्विड दिख रहा है। अब यहां पे एक डॉटेड लाइन खींच दी, डॉटेड लाइन खींच दी। इधर का प्रेशर जो होगा और इधर का प्रेशर होगा सेम होगा, हाँ सर। तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा? PATM प्लस इसकी डेंसिटी हो गई D1 रो GH, PATM प्लस रो, यहां पे रो की जगह डेंसिटी लिख दिया D1 GH1, और यहां पे डेंसिटी, यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा? PATM प्लस रो2 GH2। PATM से PATM कट गया, G से G कट गया, तो H1D1 H2D2 में रिलेशन आ गया। अगर सर कुछ ऐसा सौदा है इस प्रकार से, तो क्या करेंगे कि मान लो ये एकदम ऐसे बीच में मिल रहे हैं, ये हो गया H1, वर्टिकल हाइट कितना हो गया इस लिक्विड का? H1 वर्टिकल हाइट हो गया H2, तो भी हम बोलेंगे कि H1D1 बराबर H2D2 हो जाएगा। आप यहाँ पे इनवर्स रिलेशन वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ इफ वन ऑफ द लिक्विड इज वाटर, तो आप एक डेंसिटी वाटर पुट करके रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हैं दूसरे लिक्विड का। इनमें से एक डेंसिटी, एक लिक्विड वाटर हो गया, तो हमारे पास डेंसिटीज का रिलेशन आ जाएगा जिनसे हम दूसरे लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। अब लिखा हुआ पे द थर्ड लिक्विड इज इन लेवल विद अदर। अब देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास तीन लिक्विड्स हैं सच दैट ये ब्लू वाला जो लिक्विड है आप देखो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। अब ये हो गया आपके पास प्रेशर कितना हो गया इसकी वजह से? रो GH यानी G D1H1, लेंथ हो गई L1, यहां पे लेंथ हो गई L2, और ये प्रेशर हो गया इस वजह से कितना हो गया? रो GH यानी H2D2 इंटू G। तो अब यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम करके हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। ATM से ATM शहीद हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला प्रेशर सेम हो जाएगा। ये अलग अलग केसेस हैं, आप एक बार इत्मीनान से देख सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपने क्लास में करे होंगे, मैंने ये सारे केसेस एक साथ लिख दिए हैं। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने क्लास में मैनोमीटर पढ़ा होगा, अन्यथा ये आपको काला अक्षर भैंस बराबर लगने वाला है। आपने क्लास में मैनोमीटर पढ़ा, उसके सवाल किए, तो आपको एकदम ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए बेटा इसको, ठीक है। चलो यार आगे चलते हैं। अच्छा, आगे और भी केसेस हैं, 4 5 6 और भी केसेस हैं कि मान लो ये लेवल में नहीं है ना। ये वाला जो लिक्विड है D3, इसकी ये छोटी सी हाइट है H3, तो यहां पे और यहां पे आपको प्रेशर, यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर मैच करके ये रिलेशन आएगा, है ना। सही बात है। मान लीजिए ये दोनों लेवल मैच कर रहे हैं, तो इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस ये बोल दिया H1 बराबर H2 प्लस H3, रिलेशन वैसा ही आएगा। देखो H1D1 बराबर H2D2 प्लस H3D3, H1D1 बराबर H2D2 प्लस H3D3। बस इसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि यहाँ पे H1 कुछ वैल्यू H2 प्लस H3 की कुछ वैल्यू, यहाँ पे H2 प्लस H3 की वैल्यू H1 के बराबर है। दैट्स इट, देख लेना इत्मीनान से, मैं साइड में भी हट जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला लिक्विड इस साइड आ रहा है, अब ये लिक्विड जो है लेफ्ट लिम्ब में आ रहा है। ये होता है लेफ्ट लिम्ब, ये होता है राइट लिम्ब।
तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर मैच करेंगे तो हो जाएगा D1GH1 प्लस D3H3G, है ना, बराबर D2GH2। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। मैं एक बार साइड में हट रहा हूं, आप इत्मीनान से सोचना इनके बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नहीं, ये बाद में आएगा, ये पेज बाद में आएगा, स्लाइड बाद में आएगी, देख लीजिए। हाँ बॉस, 12 रुपए में आपका सॉस, चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी भाई, चलो जी भाई। सर हमारे फोन की गैलरी में हमारी फोटो से ज्यादा तो पढ़ाई के स्क्रीनशॉट है बेटा। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है और अभी आने वाले काफी समय तक आपके साथ ऐसा ही होने वाला है कि आपकी गैलरी में आपके फोटोज से ज्यादा पढ़ाई के स्क्रीनशॉट्स होंगे, और होने भी चाहिए, हो भी क्यों ना। YouTube एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, देखो यार इसमें सवाल तो नहीं पूछा है पर पूछ सकता है कि मान लीजिए YouTube है और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, एक लिम्ब में हाइट है H1, एक लिम्ब में हाइट है H2, और ये दोनों लिम्स के बीच का डिस्टेंस है L। तो आपको तो बस एक चीज याद रखनी है, सीधी बात, नो बकवास। टेन थीटा, ये देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों, ये वाला लिम्ब है, इसमें यहां तक पानी है या लिक्विड है, ये वाला लिम्ब है, इसमें यहां तक पानी है। तो आपने इन दोनों को, इस लेवल को, दोनों लेवल्स को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों लेवल्स को ज्वाइन कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा है। तो आपने बोल दिया टेन थीटा बराबर A/G, तो हमने पढ़ाई था, और यहाँ पे टेन थीटा कितना हो गया, ये वाली हाइट जो कि हो जाएगी H1 माइनस H2, ये वाली हाइट को मैंने बोल दिया H, हाँ सर ये वाली हाइट को मैंने बोल दिया H। तो टेन थीटा हो गया बेटा अपने पास H/L। H कितना हो गया अपने पास H2 माइनस H1, तो H/L कितना हो गया बेटा A/G, तो यहां से H आ गया AL/G, और H क्या है यहाँ पे H1 माइनस H2। तो वही होगा यार 1 2 3 4, चार चीजों में से 3 चीज गिवन होंगी और एक चीज पूछ लेगा, है ना। तो टेन थीटा आप ऐसे देख सकते हो, इधर टेन थीटा क्या हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो H में, L में, A और G में रिश्ता आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा है बेटा, नहीं पूछा है आज तक, आप इत्मीनान से इनको देख सकते हैं, और आपकी इच्छा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपकी इच्छा है, अगर आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। स्पेशल केस यूट्यूब अगर रोटेट कर रहा है, अगर लेफ्ट लिम्ब के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो राइट लिम्ब में लेवल जो है लेफ्ट लिम्ब के रिस्पेक्ट में H हाइट राइज कर जाएगा। तो H में, ओमेगा में, L में रिलेशन होगा H बराबर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2G, ठीक है। अच्छा, अगर इस प्रकार से आपको दे रखा है कि यार एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास लेफ्ट लिम्ब था, अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ना ही लेफ्ट लिम्ब है ना ही राइट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब से x1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया AOR यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट लिम्ब से x2 हो गया, यहाँ पे हाइट H1 है, यहाँ पे हाइट H2 है। जो लिम्ब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उसमें लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा। तो यहां पे रिलेशन है हमारे पास, देखो H1 भी पता है, H2 भी पता है, H कितना हो गया, ये हो गया H इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है H, ये यानी H क्या हो गया बेटा, कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा था स्मॉल h, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी स्मॉल h, और हो गया H2 माइनस H1। तो आप याद रख सकते H बराबर ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे, H1 का, H2 का, स्मॉल h हो गया H2 माइनस H1, ये एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा है। इच्छा है तो आप याद रख सकते हैं, भाई ने यहाँ पे लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि हम आगे मूव ऑन करें, ठीक है। चलो जी साहब आगे बढ़ो, है ना, ये एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पास्कल्स लॉ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, पास्कल्स लॉ बोलता है एनी चेंज इन प्रेशर एट अ पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनक्लोज्ड मतलब आपने किसी जगह पे उसको बंद किया हुआ है, फ्लूइड को, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को आपने किसी जगह बंद किया, इनक्लोज किया हुआ है, तो किसी एक पॉइंट पे प्रेशर जो होगा इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं। वैसे टूथपेस्ट जो है वो वैसा तो नहीं है, मतलब वो फ्लूइड तो नहीं है, सेमी फ्लूइड आप मान सकते हो, सेमी सॉलिड आप मान सकते हो, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक हमारे पास एकदम नई टूथपेस्ट की क्या है, मतलब एक नई वो है, अरे क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट होता ना टूथपेस्ट, वो है हमारे पास एकदम न्यू, ठीक है। और हमने आगे से उसका ढक्कन बंद कर रखा है, हमने उसको यूज नहीं किया, आगे से ढक्कन टाइट बंद कर रखा है। अगर हमने पीछे से उसको दबाया टूथपेस्ट को, अगर पीछे से टूथपेस्ट को दबाया और ज्यादा तेज दबा दिया, तो आगे से ढक्कन क्या होगा, एकदम से हट जाएगा और टूथपेस्ट बाहर निकल जाएगा, होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपने किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाया और वो प्रेशर पूरे के पूरे फ्लूइड में क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। एक एग्जांपल और है मैं आपको देना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने पास इस तरीके का जुगाड़ है, ठीक है। देखो बलून से भी मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, एक बार मैं बलून फुला देता हूं, भाई के पास पूरा इंतजाम है।
एक मिनट देखो, बलून से भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या ही है, एयर है, और एयर को मैं क्या बोल सकता हूं, फ्लूइड बोल सकता हूं। चलो जी, ये देख लिया। बलून की बात अगर अपन करें तो बलून में भी हम क्या बोलेंगे कि मैं अगर इसको एक जगह देखो, इस ये इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इसके अंदर फ्लूइड तो है ना, एयर भी तो फ्लूइड है। यस सर, अगर मैं इसको एक पॉइंट से किसी पॉइंट से दबाऊंगा, इस तरीके से इसे प्रेस कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, बल्ज आउट हो जाएगा, यानी इसकी शेप थोड़ी सी अजीब हो जाएगी। मैं एक तरफ से दबा रहा हूं तो दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, एक तरफ से दबा रहा हूं तो दूसरी तरफ से फूल सा जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्कल्स लॉ के मुताबिक। देखो इसको मैं यहां से दबा रहा हूं, हाँ सर, तो दूसरी साइड से इसका शेप थोड़ा सा बल्ज आउट हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से मैं इसको दबा रहा हूं तो थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो रहा है। रीजन क्या है कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया बलून पे, तो वो प्रेशर पूरे के पूरे जो इसके अंदर एयर है उसमें क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया विदाउट डिमिनिशिंग। और देखो अब मैं साथ के साथ थर्ड लॉ का भी एग्जांपल दे देता हूं, न्यूटन के थर्ड लॉ, एक पंथ दो कार्य। देखा, आया मजा? ऐसा लगा किसी का पेट खराब हो गया है? सुनो, ये थर्ड लॉ वाला सीन था, रॉकेट प्रोपल्शन वाला। ठीक है, खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है सर। ठीक है, कहां गया पेन, कहां चला गया, ये रहा, भावनाओं में बह गया थोड़ा सा। चलो, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है बेटा, एप्लीकेशन है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो यार, यहां पे इस तरीके से हमने एक सेटअप किया है, ये यूट्यूब मैनोमीटर नहीं है पर वैसा ही दिख रहा है। दो लिम्स है हमारे पास, एक लिम्ब चौड़ा है और एक लिम्ब सकरा है। चौड़े वाले लिम्ब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सकरा यानी कि जो नैरो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है। अब यहाँ पे एक फोर्स है कैपिटल एफ, एक फोर्स है स्मॉल एफ। तो आप ये देखो कि अगर मैं यहां प्रेशर लगाऊंगा तो वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, या यहां प्रेशर लगाऊंगा तो इक्वली ट्रांसमिट होगा। मतलब दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। कितना हो गया प्रेशर, एफ बाई कैपिटल ए, कितना हो गया, स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए। तो देखो कैपिटल एफ बाई कैपिटल ए बराबर स्मॉल एफ बाई स्मॉल ए। अगर मैं ऐसा कर दूं कि कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए से बहुत ज्यादा हो जाए, तो कैपिटल एफ की वैल्यू स्मॉल एफ से क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो काम क्या आएगा, कहना क्या चाहते हैं कवि, कहना क्या चाहते हैं, भावार्थ क्या है, मैं आपको बताता हूं भावार्थ क्या है। आप ये देखो, अगर मैं ऐसा सेटअप लगा दूं, कैपिटल एफ स्मॉल एफ से बहुत बड़ा है, या यूं कह लो कि स्मॉल एफ कैपिटल एफ से बहुत छोटा है, अगर मैं छोटा सा फोर्स भी लगाऊंगा तो यहां पे एक बहुत बड़ा फोर्स बन के वो निकलेगा, यानी फोर्स एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब कम फोर्स लगाने पर मुझे ज्यादा फोर्स मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे हैवी बॉडीज को लिफ्ट अप कर सकता हूं, कार हो गई या बड़े बड़े पत्थर हो गए कई टन के, उनको लिफ्ट कर सकता हूं। छोटा सा फोर्स लगाए लेकिन फोर्स एम्पलीफाई, समझते हैं, एम्पलीफाई नहीं, बहुत बड़ा हो गया। तो फोर्स, छोटा सा फोर्स लगा और वो बड़ा फोर्स हो गया, एम्पलीफाई हो गया। तो मतलब मेरा तो ये मान के चलो एफर्ट कम लग रहा है ना, स्मॉल एफ लगा रहा हूं और मेरे को मिल क्या रहा है उसके एवज में, मुझे कैपिटल एफ मिल रहा है, तो हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट। बाकी रिलेशन, इस रिलेशन से आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, इफ सिलेंडर्स आर कनेक्टेड या लिम्स है, F1 बाय वही एरिया पाई R1 स्क्वायर, F2 बाय पाई R2 स्क्वायर। तो आपके पास डायमीटर में पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख दो, पाई D1 स्क्वायर बाय 4, पाई D2 स्क्वायर बाय 4। तो फोर्स में और रेडियस में या फोर्स में और डायमीटर में भी रिलेशन आ जाएगा। यह है पास्कल्स लॉ। यस सर, इस पे न्यूमेरिकल जरूर से क्लास में आप करे होंगे, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ हो गया। चले बेटा आगे। हाँ सर, अब बात करते हैं बेटा आर्किमेडीज प्रिंसिपल की। किसकी बात करते हैं, आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज थे, नहा रहे थे, नहाते नहाते उनके दिमाग में एक आइडिया आया। साइंटिस्ट लोग थोड़े से, जो फिजिसिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, थोड़े से ऐसे ही होते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर तो कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि उनका सारा दिमाग कहां लगा होता है भाई, अपनी रिसर्च में लगा होता है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो दौड़ पड़े गलियों में चिल्लाते चिल्लाते, यूरेका यूरेका यूरेका, यूरेका मींस मैंने कर दिखाया, हो गया डन, शेर। ऐसे वो शेर नहीं बोले, वो पुराना जमाना था ना, नहीं तो आज के जमाने में वो ऐसे भागते गलियों में, शेर चीता ही कह दे भाई ने। क्यों? क्योंकि भाई ने एक प्रिंसिपल इजाद कर लिया था, आर्किमेडीज प्रिंसिपल। क्या था आर्किमेडीज प्रिंसिपल? देखो भाई, क्या ये बोलता है, लिक्विड अप्लाइज अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन एन इमर्स्ड बॉडी। देखो मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कोई भी बॉडी, चाहे पार्शियली आप सबमर्ज करो फ्लूइड में, लिक्विड में, या फुली सबमर्ज करो, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, जिसको बाइंड फोर्स बोलते हैं। लिक्विड अप्लाइज अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन एन इमर्स्ड बॉडी कॉल्ड एज अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए हमने एक बॉडी को सबमर्ज कर दिया, क्लास में इसका डेरिवेशन भी करवाया जाता है। हाँ सर, ये बॉडी की हाइट हो गई h, डेंसिटी हो गया, यहाँ पे मैं डेंसिटी को ना क्या लिख लेता हूँ बेटा, रो लिख लेता हूँ, डेंसिटी को ना मैं क्या लिख लेता हूँ, रो लिख लेता हूँ। ठीक है बॉस, डेंसिटी को आपने रो लिख लिया।
यहां से देखो चारों जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे लेट सपोज, एक मिनट हटेगा क्या, हट तो जाएगा शायद, बहुत बढ़िया, ये देखो भाई बहुत सही, सुनो मेरी बात। जैसे मान लो ये इस तरीके की बॉडी है, तो इस पे जो लिक्विड फोर्स लगाएगा तो हर पॉइंट पे कैसा फोर्स लगेगा, स्टाइलस कहां है यार, यहाँ पे लिक्विड जो है उसके हर एक पॉइंट पे ये कर्व्ड सरफेस पे इस तरीके से क्या लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स तो कैंसिल हो गया कर्व सरफेस पे, ऊपर वाले फेस पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और नीचे वाले फेस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो P2 जो है ये तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, P2 जो है वो P1 से बड़ा होगा, जिस वजह से देयर विल बी अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन दिस सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, वो कितना होता है मैं आपको बताता हूं, और बाकी की चीजें भी मैं आपको बताता हूं, इस पे मैं लौटूंगा, यहां पे लिखा हुआ है, अच्छा यहां पे इसको बता देता हूं, चलो मुझे लगा यहां पे लिखा हुआ नहीं, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू, अपथ्रस्ट मतलब बाइंड फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सर ये फोर्स जो लगता है ऊपर की दिशा में, ये कितना होता है बेटा, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि आपने एक बॉडी इसमें सबमर्ज करी है, तो जितना आपने वॉल्यूम सबमर्ज किया है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह छोड़ा है, यस सर। तो अपथ्रस्ट जो होता है वो लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के बराबर होता है, और वो होता है रो वी जी, है ना। मैं यहां पे ये लिखने वाला था अगले स्लाइड पे, बाइंड फोर्स, कौन सा फोर्स, बाइंड फोर्स क्या होता है, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू अगेन जी इफेक्टिव होता है वॉल्यूम सबमर्ज। अगर 1/3 वॉल्यूम सबमर्ज की तो हम 1/3 वॉल्यूम लेंगे, ये सबमर्ज वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम नहीं है ना, रो वी जी इफेक्टिव, ठीक है ना साहब। ओके सर, डन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज है अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट मतलब जो वेट हमको महसूस हो रहा है बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करने के बाद। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन क्लासेस में भी एग्जांपल देता हूं। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमको हल्का महसूस होता है, हाँ सर हम हल्के तो हो जाते हैं, अरे मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा, हल्के हो जाते हैं हम लाइट लाइट फील करते हैं, है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, हम लाइट लाइट फील करते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, भले ही हम पूरे सबमर्ज ना हो, यहां तक पानी हो, यहां तक पानी हो, हमको थोड़ा सा हल्का हल्का महसूस होता है, क्यों, क्योंकि हम बॉडी है, वो लिक्विड है, और वो लिक्विड हम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे, तो वी फील लाइट। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, हमारा एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अच्छा ठीक है, तो जितना हल्का हम महसूस कर रहे हो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम पे एक अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स लग रहा है। तो अपेरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, अपेरेंट वेट इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस यू क्या है, अपथ्रस्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये किसके बराबर आएगा, ये कर देते हैं, यहां पे बेटा हमारे पास आएगा वेट इन एयर इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी जो आपने सबमर्ज करी है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें सबमर्ज करी है। आप चाहो तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के टर्म्स में भी याद रख सकते हो, है ना। ये हो गया आपके पास सिग्मा, ये क्या हो गया बेटा आपके पास सिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। तो ऊपर है डेंसिटी ऑफ बॉडी, नीचे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मैंने यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लिखा है देखो, ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो पूरा मैंने क्लियर कर दिया है ना। P2 इज ग्रेटर देन P1, नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से ज्यादा है, और जो प्रेशर डिफरेंस है वही क्या है, अपथ्रस्ट है, वही क्या है, अपथ्रस्ट है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, प्रेशर, अच्छा फोर्स, अपथ्रस्ट यानी फोर्स, F बराबर पा, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ पे इंटू एरिया कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इंटू एरिया। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस फोर्स के बराबर कैसे हो सकता है, अपथ्रस्ट तो फोर्स है, अपथ्रस्ट तो क्या है बेटा, अपथ्रस्ट तो फोर्स है, फोर्स और प्रेशर डिफरेंस थोड़ी बराबर हो सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तब जाके मुझे अपथ्रस्ट आएगा। हाँ सर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं बेटा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में अपन बात करें तो वेट ऑफ बॉडी हो गया W, U हो गया अपथ्रस्ट। अब देखो, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बचपन से पढ़ रहे हैं तो बॉडी सिंक कर जाएगी, यानी यहां पे जो बॉडी का वेट है वो अपथ्रस्ट से ज्यादा हो गया तो बॉडी सिंक कर जाएगी, बॉडी सिंक्स। दो केस और हो गए अपने पास, यहां पे वेट जो अपथ्रस्ट से ज्यादा हो गया, ये दोनों केसेस में, एक मिनट इसको ठीक कर देता हूं, दोनों केसेस में वेट और अपथ्रस्ट क्या होगा बेटा, बराबर होगा, यहां पे भी और यहां पे भी। बस फर्क क्या है सुनना, इस केस में और इस केस में वेट और अपथ्रस्ट बराबर है, यानी बॉडी क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन यहां पे बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी बराबर है, तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट्स जस्ट बिलो द सरफेस, बॉडी पूरी की पूरी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड होगी, अगर बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी बराबर हो गया। बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो गया तो बॉडी थोड़ी सी बाहर होगी, थोड़ी सी अंदर होगी। अपथ्रस्ट और
अब थ्रस्ट किस पे लगेगा? सबमर्ज्ड वॉल्यूम पे, और जो उसका वेट होगा वो बैलेंस कर रहे होंगे, बट बॉडी फ्लोट्स पार्शियली सबमर्ज। पार्शियली सबमर्ज का मतलब, पार्शियली सबमर्ज का मतलब बेटा थोड़ी सी बॉडी अंदर है, थोड़ी सी बॉडी बाहर है। अरे सीधी बात, नो बकवास। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम। बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, सबमर्ज, सबमर्ज बोल रहा हूं, सिंक कर जाएगी। इस केस में W ज्यादा हो गया अपथ्रस्ट से। इन दोनों केसेस में क्या होगा? वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। फर्क इतना सा है कि बीच वाले केस में रो बी बराबर रो एल हो गया, तो पूरी की पूरी बॉडी जस्ट सरफेस से नीचे पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज रहेगी। और इस केस में, लास्ट केस में, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो बॉडी थोड़ी सी बाहर थोड़ी सी अंदर होगी। इस पूरे आप स्लाइड को देख सकते हैं और इसका आप ले सकते हैं बेटा। पीछे बचा है क्या कुछ? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? हाँ सर ले लिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिख लेना इसको, है ना। सारी चीजें हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, यानी बाइंड फोर्स का फॉर्मूला। कौन है ये बेटा? सर ये है बाइंड फोर्स, ये है बाइंड फोर्स। और ये कौन है? ये चीज अलग है, ये है बेटा अपेरेंट वेट। ये है बेटा अपेरेंट वेट, यानी वेट इन एयर इनटू 1 माइनस रो ऑफ बॉडी बाय रो ऑफ लिक्विड। ठीक है सर, ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बता दी। फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम, अब सुनो, अब सुना बहुत ध्यान से। सर ये वो वाला केस है जिसमें बॉडी का डेंसिटी, ये वो वाला केस है सर, यहां पे लिख देता हूं, ये वो वाला केस है जिसमें बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से क्या है? कम है। तो बॉडी थोड़ा सा लिक्विड के बाहर है, थोड़ा सा लिक्विड के अंदर है। ये हो गया रो ऑफ बॉडी, हो गया रो ऑफ लिक्विड। ये जो वॉल्यूम है वो बाहर वाला वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वो इनसाइड वाला वॉल्यूम है, और वो हो गया वी टोटल, यानी टोटल वॉल्यूम। वी टोटल यानी टोटल वॉल्यूम। ठीक है सर, डन। अब सुनो, वॉल्यूम आउटसाइड बाय वॉल्यूम टोटल, यानी ये है कौन सा फ्रैक्शन? सबमर्ज फ्रैक्शन। वॉल्यूम आउटसाइड, वी इन लिख दिया मैंने इसको गलती से, एक सेकेंड, और एक्सपोज वॉल्यूम, वॉल्यूम आउटसाइड नहीं, यहां पे होगा वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड। अब ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि अब वॉल्यूम इनसाइड, इतनी सारी स्लाइड्स होती हैं। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने ठीक कर दिया, अच्छी बात है। वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वी इन बाय टोटल वॉल्यूम, यानी सबमर्ज्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड, यानी इनसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ये होता है रो बी बाय रो एल, रो बी बाय रो एल, है ना। और अगर आपको चाहिए एक्सपोज्ड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, यानी एक्सपोज्ड फ्रैक्शन, यानी कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम का बाहर है, एक्सपोज्ड है, बाहर है, एक्सपोज्ड है, तो आप बोलोगे आउटसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा 1 माइनस रो बी बाय रो एल। तो आप तो सिर्फ ये वाला याद रखो, इनसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, रो बी बाय रो एल, उसको 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस रो बी बाय रो एल, तो आपको आ जाएगा एक्सपोज वॉल्यूम यानी आउटसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। इसके साथ भाई के पास एक एग्जांपल है, मान लो लेयर ऑफ लिक्विड है और कोई बॉडी है जो कि इस प्रकार से है कि भाई जो इस लिक्विड में, रो 1 डेंसिटी वाले लिक्विड में तो फ्लोट कर रही है, लेकिन रो 2 डेंसिटी वाले लिक्विड में क्या है? नीचे सिंक कर चुकी है एक तरीके से, ऐसे मान लीजिए। और इस तरीके से ले रहे हैं, जो लिक्विड जितना नीचे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी। जैसे तेल जो है वो पानी पे तैरता है क्योंकि तेल की डेंसिटी पानी से कम है। आइस जो है, वुड जो है, वो वाटर पे तैरती है, फ्लोट करती है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी आइस की या वुड की वाटर से कम है। तो जो लिक्विड जितना नीचे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी। सबसे ज्यादा, सबसे नीचे कौन है? रो 1 सबसे ज्यादा। अब रो बी रो 1 में फ्लोट कर रहा है तो रो बी रो 1 से कम हो गया, लेकिन रो बी रो 2 में सिंक कर गया तो रो बी की डेंसिटी रो 2 से ज्यादा होगी, रो बी की डेंसिटी रो 2 से ज्यादा होगी। और सबसे ऊपर है रो 3, तो रो 3 की डेंसिटी, जो सबसे नीचे उसकी उतनी डेंसिटी ज्यादा, जो सबसे ऊपर उसकी उतनी डेंसिटी कम। तो देखो ऐसे, रो 1 उससे कम रो बी, उससे कम रो 2, उससे कम रो 3। ये देखो, हाँ सर, तो इस पे सवाल पूछ सकता है। मैं हट रहा हूं साइड में बेटा, फिर अपन चलेंगे आगे। जी गुरु जी, लेट्स मूव अहेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लेट्स मूव अहेड। अब देखो बात की जाए तो बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आपको याद है जब मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाया था तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पढ़ाया था, तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैंने ही आपको पढ़ाया था। अरे माइंड मैप में रिवाइज कराया था, वो मेरे को क्लास वाली हैबिट ही है ना, इसलिए जब रिवाइज करवाया था माइंड मैप में तो मैंने आपको बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेना, ml-1 t-1। ये न्यूटन साहब ने दिया था। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ, देखो बेसिकली विस्कोसिटी क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना वो सॉलिड्स में होता है, और लिक्विड्स की लेयर्स के बीच के फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और जो फोर्स होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है यहां पे हमारे पास, बिटवीन द लेयर्स, विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, ए हो गया
एरिया ऑफ लेयर, dv/dx हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स को अपोज कर रहा है, सिर्फ इतना सा मतलब है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया dv/dx, ईटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ सर, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml-1 t-1। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 t-1। हाँ सर, हमें याद है ml-1 t-1। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा इज डाइन सेकेंड सेंटीमीटर -2 एंड इज कॉल्ड पॉइस। इसका सीजीएस यूनिट को हम पॉइस बोलते हैं। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ईटा का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डेकापॉइस या पॉइजूली। बेटा प्लीज, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूला भी याद रखते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। आपको याद रखना है सीजीएस यूनिट पॉइस है और एसआई यूनिट डेकापॉइस या पॉइजूली है। पेपर में यूजुअली आपको ईटा ना पॉइस में दे रखा होता है, यानी सीजीएस यूनिट नहीं, ये वो एसआई यूनिट ही देता है, सीजीएस यूनिट देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 पॉइजूली या 1 डेकापॉइस जो कि एसआई यूनिट है, इट इज 10 टाइम्स द पॉइस, यानी जो सीजीएस यूनिट है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 1 एसआई यूनिट इज 10 टाइम्स द सीजीएस यूनिट। यहां पे मैं बोल सकता हूं 1 एसआई यूनिट या एसआई यूनिट इज 10 टाइम्स द सीजीएस यूनिट। तो आपको बस ये देखना है कि ईटा का जो यूनिट है वो कौन सा दे रखा है, पॉइस दे रखा है या पॉइजूली दे रखा है। पॉइस दे रखा मतलब सीजीएस दे रखा है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। डेका पॉइस दे रखा हो या पॉइजूली दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। पॉइजूलीज फॉर्मूला, ये हमको मान लो एक विस्कस लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है किसी कैपिलरी में, तो उसका फ्लो रेट क्यू होता है, फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो। और इसका जो यूनिट होता है वो आगे देखेंगे हम, वो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो होता है पाई इनटू प्रेशर डिफरेंस, जितना भी प्रेशर डिफरेंस होगा, आर की पावर 4। आर क्या हो गया बेटा, रेडियस हो गया किसका, देखो यहाँ पे कैपिलरी का। 8 ईटा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एल हो गया लेंथ ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है उसको, इसको याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है स्टोक्स लॉ कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, जिसको आपने इसे वर्टिकली किसी विस्कस लिक्विड में छोड़ दिया, वो नीचे जाएगा तो उस पे विस्कस फोर्स लगता है। तो विस्कस फोर्स क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ वी, विस्कस फोर्स, एफ वी यानी विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड की, आर क्या है, रेडियस है ऑफ स्फीयर, वी क्या है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा, स्फीयर के लिए वैलिड है। और ये क्या है, वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एफ वी क्या है बच्चों, एफ वी क्या है बच्चों, विस्कस फोर्स है ना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अपेरेंट वेट माइनस विस्कस फोर्स। अपेरेंट वेट याद है, हाँ सर, वेट माइनस अपथ्रस्ट, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट माइनस विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपन आगे, है ना। अच्छा, ये दिख नहीं रहा क्या, कोई बात नहीं, तो यहां लिख देता हूं मैं ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको याद ही रख लेना, ml-1 t-1। नीट में अभी तक 2 से 3 बार डायरेक्ट ये पूछ चुका है ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, 2 से 3 बार डायरेक्ट। ठीक है, हाँ सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर, चलते हैं फिर आगे बेटा। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, जो आपने स्फीयर को छोड़ना किसमें, विस्कस लिक्विड में, तो धीरे 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 क्या हुआ कि उसने, उसकी स्पीड बढ़ी, अंडर ग्रेविटी मूव करा, उसकी स्पीड बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। थोड़ी देर बाद उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 आर स्क्वायर जी बाय 9 ईटा, आर हो गया रेडियस, इनटू रो बी माइनस रो एल। अब देखो, रो बी रो एल से ज्यादा हुआ, द बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर, रो बी बराबर रो एल हो गया, द बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सस्पेंडेड रहेगा। और अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी देखो, और बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा तो सिंक करेगा, नीचे जाएगा, और नीचे की तरफ वो एक कांस्टेंट रफ्तार पकड़ लेगा समय के साथ, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। रो बी इज लेस देन रो एल, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। देखो ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, ऊपर जाएगा, द बॉडी विल मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर, इसको आप डायरेक्ट याद रखें, मैं इस पे आऊंगा। ये हट चुका है, रिमूव्ड है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये रिमूव्ड है। क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर
ये हट चुका है, रिमूव्ड है, ठीक है ना। अभी मैं आता हूं इस पे, लेकिन आप एक चीज देखो, जो नीट में एटलीस्ट 4 बार पूछी गई है, 18, 19, 21, 22 में पूछी गई है, वो है कि अगर आपने किसी स्फीयर को किसी विस्कस लिक्विड में छोड़ दिया तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखाई देगा। तो सर आपने रेस्ट से छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ग्रेजुअली, और वो एक थोड़ी देर बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगी, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर हमें क्लास में भी पढ़ाया है ना, और ये कम से कम 4 बार तो पूछा जा चुका है। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट विल अचीव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है सर। रेनॉल्ड्स नंबर डिलीटेड है, रेनॉल्ड्स नंबर का एक बार फॉर्मूला देख लो, रो वी डी बाय ईटा। इसको आप इसका लोड मत लेना, लिख दिया है तो देख लो, डिलीटेड है वैसे। रो हो गया डेंसिटी, वी हो गया वेलोसिटी, डी हो गया डायमीटर, ईटा हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, ये हो गया डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर हो गया पाइप का डायमीटर, ये हो गया वेलोसिटी, और रो हो गया अपना डेंसिटी, और ईटा तो बच्चा बच्चा जान ही रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर 0 से 2000 के बीच में आएगा तो फ्लो स्ट्रीमलाइन या लेमिनर होगा, 3000 से ज्यादा होगा तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और इट लाइज बिटवीन 2000 से 3000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, एक मिनट, इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है यानी वो लेमिनार से टर्बुलेंट और टर्बुलेंट से लेमिनार कुछ भी हो सकता है, मतलब ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है। तो ये रिमूव्ड है तो आप इसकी टेंशन मत लो, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपन आगे। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहला सवाल जो पूछेगा आपसे उसका फेवरेट, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कोई भी प्रिंसिपल होता है, कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी थ्योरम होता है, तो सबसे पहले वो ये पूछ बैठता है कि भाई ये किस पर आधारित है, किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यहां पे आपको डेरिवेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं, बस आप ये देख लो कि मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, फ्लूइड वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, फ्लूइड वेलोसिटी V2 है, तो A1V1 बराबर A2V2 हो जाएगा, A1V1 बराबर A2V2 हो जाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। ओके सर। और AV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, A1V1 बराबर A2V2 हो गया, डेरिवेशन वगैरह नहीं देखना, आप तो सिर्फ इतना सा याद रखें, A1V1 बराबर A2V2, यानी हम कह सकते हैं कि A इंटू V, यानी A और V का प्रोडक्ट कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। मतलब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा। AV बराबर कांस्टेंट। अभी जो AV है इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं Q, यानी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, यानी कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, dV बाई dt, ये वॉल्यूम है ना, d आप बोलोगे यहां पे भी V, यहां पे भी V, ये वेलोसिटी है। ये V क्या है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये V क्या है बेटा, वेलोसिटी है ना, हाँ सर, ये V क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। एरिया 1 पे वेलोसिटी V1, एरिया 2 पे वेलोसिटी V2, तो A1V1 बराबर A2V2, AV कांस्टेंट हो गया, AV इज नोन एज कैपिटल Q, वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी D वॉल्यूम बाय dt। एक चीज और है, रो AV, ये मास फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट था मीटर क्यूब पर सेकंड, मास फ्लो रेट है किलोग्राम पर सेकंड, मास फ्लो रेट रो AV, ठीक है। इसको देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकता है वो ये कि मान लीजिए दो पाइप्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो मिलके एक पाइप बन रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2 A3, वेलोसिटी V1 V2 V3, A इंटू V में V वेलोसिटी होता है, अरे बेटा A इंटू V में V क्या होता है, वॉल्यूम नहीं होता, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो A1 V1 प्लस A2 V2 बराबर A3 V3, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, ये याद है, हमने इस पे सवाल भी किया है। चलिए आगे चलते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कि किस पे बेस्ड है, कुछ भी पढ़ने से पहले किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूछ लेगा, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे देखें P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट होता है, P है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। इसका एक और रूप है बेटा, वो है मतलब दोनों तरफ रोजी से डिवाइड कर दो, तो P बाय रोजी, यहां पे रोजी से डिवाइड किया, रो से रो शहीद हो गया, V स्क्वायर बाय 2G, रोजी से डिवाइड किया, रोजी शहीद हो गया, प्लस H बराबर कांस्टेंट। ये इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है। ये देख लीजिए ग्रेविटेशनल हेड, या कभी कभी इसको हम पोटेंशियल हेड भी बोल देते हैं।
पोटेंशियल हेड है ना, और ये है वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड भी बोल देते हैं, ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेगा, काइनेटिक हेड भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है, फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, फ्रिक्शन एब्सेंट है मतलब नॉन विस्कस होना चाहिए, किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर या P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2G प्लस एच, ये कांस्टेंट है, किस किस को क्या बोला जाता है ये सब आप देख लीजिए। ठीक है सर, चलते हैं आगे। अच्छा, यहां पे हर टर्म की यूनिट एच यानी हाइट के बराबर होगी मीटर, यहां पे हर टर्म की यूनिट प्रेशर के बराबर होगी। ठीक है, आगे चलते, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टॉरिसलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स। सर ये एफ्लक्स क्या है, कंटेनर में होल कर दिया, कंटेनर से पानी निकला, तो वो जो होल किया उसको ओरिफिस या एफ्लक्स, एफ्लक्स धार को बोलते हैं, एफ्लक्स बोलते हैं उसको धार को। ठीक है, ओरिफिस बोलते हैं होल को, एफ्लक्स बोलते हैं धार को। अब टॉरिसलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ेंगे। पहले आप ये देखो कि कंटेनर है, कितना प्यारा कंटेनर है, बढ़िया, इसमें यहाँ पे हमने एक होल या ओरिफिस क्रिएट कर दिया जिसमें से क्या निकल रहा है, लिक्विड इजेक्ट आउट हो रहा है। ये जो होल आपने क्रिएट किया ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। फ्री सरफेस से कितना नीचे होल किया है, फ्री सरफेस से कितना नीचे होल किया है, स्मॉल एच। फ्री सरफेस से कितना नीचे होल किया बेटा आपने फ्री सरफेस से स्मॉल एच नीचे, कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है बेटा, लिक्विड भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। यस सर, तो ये कितना हो गया बेटा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ पे भी प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है सर, अब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, ये हो गया रेंज, कितना दूर गिर रहा है। अब देखो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यहाँ पे लिक्विड इजेक्ट आउट होगा ना बेटा, ये हो गई v, ये क्या होता है अंडर रूट 2gh। कुछ याद आया? हाँ सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ दिया, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ दिया h हाइट से, तो गिरते वक्त उसकी रफ्तार हो जाएगी √2gh, जमीन से टकराने के पहले। तो वही है, वही स्मॉल h, मतलब अरे कुछ खास नहीं है, बस इस इंसान ने टॉरिसली थ्योरम है, टॉरिसली लॉ बोल दिया कि जो वेलोसिटी किसी बॉडी की h हाइट से छोड़ने पर होती है ना √2gh, वही वेलोसिटी इस होल से निकलने वाले पानी की होगी अंडर √2gh, जहां पे स्मॉल h है, फ्री सरफेस से होल की ओरिफिस की दूरी। कितनी सिंपल सी बेसिक सी चीज है, हम उस जमाने में होते तो हम ही बता देते, टॉरिसली की जगह हमारा नाम होता फिर यहाँ पे। अरे सही बात है, तो उसने बस उन दोनों चीज को रिलेट कर दिया जिसका कोई सेंस बनता नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूले का बहुत सेंस बनता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पानी आगे जाएगा, कंटेनर पानी को आगे क्या कर रहा है, इजेक्ट आउट कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो पानी कंटेनर को पीछे धक्का देगा और वो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। ए क्या हो गया बेटा, ए हो गया, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं लिखा हुआ, ए हो गया एरिया ऑफ होल या ओरिफिस, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में ओरिफिस बोलते हैं, वैसे वो होल है स्मॉल ए। ठीक है, रो ए वी स्क्वायर, वी हो गया वेलोसिटी, रो हो गया डेंसिटी जो भी लिक्विड इजेक्ट आउट हो रहा है। ठीक है बॉस, इट इज एज्यूम्ड दैट एरिया ऑफ होल इज वेरी लेस देन एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टैंक। अब देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फॉल, कितना टाइम लगेगा याद है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हाँ सर, अंडर √2, जितनी हाइट से फेंका गया है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाय जी। बिल्कुल सर, रेंज कितना हो गया, रेंज कितना हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये ओरिफिस, ये होल एकदम बीचों बीच होगा, स्मॉल एच की वैल्यू h/2 होगी। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, रेंज मैक्सिमम कब होगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, चलते हैं सर आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो यार आगे चलते हैं। अब देखो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत मुश्किल है नीट में ये पूछना, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता आपके AITS वगैरह में कभी पूछ ले कि लिक्विड का लेवल मान लो H1 है और आपने इसके एकदम बेस में क्या किया है, होल क्रिएट किया है, आपने इसके बेस में होल क्रिएट किया है, तो यहां से क्या निकल रहा है, पानी लीक कर रहा है। इनिशियल लेवल H1 है, फाइनल लेवल H2 है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी इतना खाली होने में कितनी देर लगेगी, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। आपने यहाँ पे बेस पे होल क्रिएट कर दिया इनिशियल लेवल, ऑब्वियसली आपने होल क्रिएट कर दिया तो पानी लीक करेगा। इनिशियल लेवल H1 है, फाइनल लेवल H2 है, तो कितना टाइम लगेगा बेटा, टाइम कितना लगेगा, कैपिटल A बाय, कैपिटल A किसका एरिया है, एरिया ऑफ कंटेनर,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर, स्मॉल ए किसका एरिया है, ओरिफिस होल का एरिया, अंडर रूट 2 बाय जी इंटू रूट H1 माइनस रूट H2, जहां पे कैपिटल स्मॉल ए तो बता ही चुका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर कैपिटल ए, याद रखना हो तो रख सकते हो, ऑफ कंटेनर। सर अगर खाली करना है तो, अगर खाली कर देंगे, खाली करना है तो H2 जीरो हो जाएगी, खाली करना है तो H2 जीरो रख देना, तो खाली करने में समय आ जाएगा। हाँ सर इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलते फिर आगे, जैसा मैंने बोला था यार ये पीपीटी अभी तक के सारे माइंड मैप्स में अपना 14th माइंड मैप है, सबसे बड़ी पीपीटी है, और हो सकता है कि इसको पढ़ने में समय भी सबसे ज्यादा लगे, हो सकता है, देखते हैं। वेंचुरी मीटर, डायरेक्ट दो फॉर्मूले याद करने, ये वेंचुरी मीटर है, किस काम आता है, एक डिवाइस है जो वाटर वर्क्स में, कैनाल में, रिवर में, पाइपलाइन में जो फ्लो आ रहा है उसकी स्पीड या उसका फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। डिवाइस टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अब पहले देख लो यहाँ पे क्या है, ये विजिबल है ना, हाँ सर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A1, ये हो गया A2, यहाँ पे मान लो फ्लूइड वेलोसिटी है V1, यहाँ पे फ्लूइड वेलोसिटी है V2। अब यहाँ पे दो लिम्स हैं, आप इसको सबमर्ज करोगे किसमें, जिस भी लिक्विड का आपको क्या नापना है बेटा, फ्लूइड रेट नापना है, फ्लो रेट नापना है, वेलोसिटी नापना है, बस ये लिम्स को नहीं डुबाओगे पूरा, ये दो लिम्स में जो डिफरेंस आएगा लिक्विड का वो आएगा H, यहाँ पे प्रेशर हो गया P1, यहाँ पे प्रेशर हो गया P2, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है सर। डेंसिटी हो गया रो, तो फ्लो रेट हो जाएगा A1 इंटू A2 अंडर रूट 2GH बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसको आप याद रखना। और मैंने यहाँ पे V1 का भी फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 बाय A2 का होल स्क्वायर है A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। इनमें से आप ये याद रखो ना रखो, ये फॉर्मूला तो याद जरूर से रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते बेटा आगे, चलते बेटा आगे, ठीक है। बात करते हैं बेटा सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन, हाँ फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड डायनामिक्स के बाद आता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम पहले ही पढ़ लिए, अब बस हमको क्या पढ़ना है बेटा, सरफेस टेंशन। तो देख इधर, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन। लिक्विड कैसे बिहेव करने लगता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है, उसी टेंडेंसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, गैसेस की नहीं है ना, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। और ये कैसी प्रॉपर्टी है, सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस की बात हो रही, सरफेस प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन को डिफाइन किया है फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L, ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर, CGS हो गया डाइन पर सेंटीमीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी यूनिट वगैरह सब बता सकते हो, ठीक है, ओके सर। अब सरफेस एनर्जी, आप रिलेशन याद रखो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में। हाँ सर, सरफेस टेंशन इज, सरफेस एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया उधर जाएगा तो हम बोलेंगे चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन, डेल्टा ए इनटू सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हो जाएगा वर्क डन या सरफेस एनर्जी। इनको आप याद रखें, ये इस पे न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं ऑलरेडी नीट में, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। चलते हैं आगे, देखो भाई, अब कुछ डेफिनेशंस और कुछ की पॉइंट जो हमें याद होने चाहिए। कोहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, हाँ सर तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्सेस, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एडहेसिव फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये हो गया एडहेसिव फोर्सेस। टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेंशन कम होगा, पहला पॉइंट। सॉल्युबल इंप्योरिटीज डालोगे किसी लिक्विड में, जैसे नमक हो गया, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज डालोगे, जैसे डिटर्जेंट हो गया, तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट से कपड़े अच्छे क्यों धुलते हैं, कपड़े अच्छे धोने के लिए लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होना चाहिए। तो एक तो गर्म पानी से कपड़े अच्छे धुलते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ा दोगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। और दूसरा, पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज जैसे डिटर्जेंट, वो भी सरफेस टेंशन कम करती है, सरफेस टेंशन लिक्विड का कम होता है, तो लिक्विड अच्छे से कपड़ों के रेशों में जाके, पोर्स में जाके गंदगी साफ कर देता है। गर्म पानी और डिटर्जेंट, आहा हा, क्या कॉम्बिनेशन है कपड़े धोने के लिए, बहुत बढ़िया है ना, इसको याद रखना। चलते अपन आगे। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं इधर ले आता हूं, अभी रुकना इसको, और अब ठीक है, देखना भाई, की पॉइंट याद रखें, की पॉइंट याद रखें, क्या लिखा हुआ है।
वर्क डन इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। ड्रॉप में हाँ सर हम सिर्फ एक ही एरिया कंसिडर करेंगे, और क्लास में हमें बताया कि बबल में, सोप बबल में हम क्या करेंगे, दो सरफेसेस कंसिडर करेंगे, दो एरिया कंसिडर करेंगे। ड्रॉप में एक एरिया कंसिडर करेंगे। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप हो गया टी डेल्टा ए। पहले तो ड्रॉप बनी नहीं थी तो एरिया 0 था, अब ड्रॉप बन गई आर रेडियस की तो 4πr², ये आ गया। हाँ सर, उसके बाद क्या है बेटा, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल। सोप बबल में हम क्या लेते हैं, डबल एरिया लेते हैं, एक अंदर का एक बाहर का। तो टी इंटू डेल्टा ए, तो यहाँ पे ट्वाइस आ गया, 4πr² इंटू 2 8πr² हो जाएगा। ये वर्क डन इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप एंड अ सोप बबल का फॉर्मूला। जी सर, इसमें सवाल पूछ चुका ऑलरेडी। अच्छा, मान लीजिए ऐसे बोल दिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ड्रॉप फ्रॉम R1 टू R2। ड्रॉप में तो सिंगल एरिया ही लेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा टी इंटू डेल्टा। तो फाइनल एरिया हो गया सरफेस एरिया 4πr², इनिशियल हो गया 4πr1²। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल। सोप बबल के लिए हम क्या करेंगे, टी इंटू डेल्टा, एरिया 4πr² की जगह डबल एरिया लेंगे 8πr², तो 2 इंटू 8πr2² माइनस 8πr1², है ना। तो अब आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेना है, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, इधर स्क्रीनशॉट ले लो, और इधर स्क्रीनशॉट ले लो। कई बच्चे बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेना होता है, आप साइड हट जाया करिए, ताकि हम, या स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना, हमें लिखना है तो हम पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो हमें, आप कभी इधर हो, आप इधर हो, आप इधर हो, तो हमें उस हिसाब से आगे पीछे करके पॉज का हिसाब किताब ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलो जी भाई, ये हो गया, की पॉइंट भी मैंने बता दिया। अब आते हैं इधर अगली स्लाइड पे। ठीक है सर, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। इनसाइड में प्रेशर ज्यादा, यानी कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा है, और आउटसाइड यानी कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम है। कितना है प्रेशर डिफरेंस, 2T बाय रेडियस। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, वो है 4T बाय, क्योंकि सोप बबल में हम दो सरफेसेस कंसीडर करते हैं। बबल राइजिंग अप एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्ट सवाल पूछ चुका है और पूछ सकता है कि रेडियस आर जो है, मान लीजिए कोई बबल है, वो लिक्विड के अंदर है, नदी के एकदम बॉटम पे है, या एक्वेरियम के एकदम बॉटम है, और वो राइज करते 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 आइसोथर्मल कंडीशंस में ऊपर तक आ जाता है। ऊपर तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है। आइसोथर्मली है तो पीवी कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी रेडियस बढ़ जाएगा, तो रेडियस आर बिकम्स एन आर व्हेन बबल राइजेस इन लिक्विड फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस, है ना। ऐसा कर लो, व्हेन बबल राइजेस इन लिक्विड फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस फ्रॉम डेप्थ h। कितना नीचे से आ गया हो, फ्रॉम डेप्थ h, कितना नीचे से आ गया, फ्रॉम डेप्थ h। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई रो, तो रो जी एच हो गया पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू n³ - 1। उसकी रेडियस r से n r हो रही है, तो रो जी एच बराबर पी एटीएम इंटू n³ - 1। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। कर्व्ड लिक्विड सरफेस है, मान लीजिए फ्लैट सरफेस है, तो दोनों साइड का प्रेशर सेम हो गया। इस तरीके का सरफेस है, तो आप बोलोगे कि देखो ध्यान से देखो, यहां पे प्रेशर, यहां पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, यहां पे प्रेशर P है, कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव साइड, ये कॉनकेव साइड है तो P इज ग्रेटर देन P डैश। प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। इस तरीके का अगर है हमारे पास, देखो ध्यान से, कॉनकेव साइड पे कौन हो गया बेटा, सर कॉनकेव साइड पे P डैश हो गया, तो P डैश इज ग्रेटर देन P। और अगेन P इन, अच्छा फिर से यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है प्रेशर डिफरेंस, एक्सेस प्रेशर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, 2T बाहर। लिक्विड ड्रॉप हो या एयर बबल, लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल, एयर सुप बबल नहीं, एयर बबल। लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल में हम सिर्फ एक सरफेस लेंगे, और अगर सोप बबल की बात होगी तो एक्सेस प्रेशर 4T बार, और यहां पे दो सरफेसेस ली जाएंगी सोप बबल के लिए। तो ड्रॉप बोलो या एयर बबल तो एक सरफेस, सोप बबल बोलो तो दो सरफेसेस। इस आप स्लाइड को देख लीजिए, चलते हैं बेटा आगे। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, देखो कभी कभी क्या होता है, हम गुब्बारे गुब्बारे फुलाते हैं, नहीं गुब्बारे नहीं, बबल्स बबल्स फुलाते हैं, सो बबल फुलाते हैं, वो मिलता है ना मेले में इस तरीके का, यार ऐसे करते बबल्स फुलाते हैं। तो कभी कभी आप देखो कि दो बबल्स एक साथ चिपक जाते हैं, हाँ सर दो बबल एक साथ चिपक जाते हैं, इस प्रकार से ऐसा कुछ दिखाई देता है, दो बबल एक साथ चिपक जाते हैं, हाँ सर चिपक तो जाते हैं दो बबल एक साथ, तो ऐसा कुछ नजारा दिखाई देता है। तो जो कॉमन सरफेस का रेडियस होगा वो होगा R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1, ऑब्वियसली बड़ा माइनस छोटा। हाँ सर, तो कॉमन सरफेस, दो बबल्स एक साथ क्या हो गए, चिपक गए, तो कॉमन सरफेस का रेडियस। और एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ टू वाटर ड्रॉप्स जॉइन और कोलेस आइसोथर्मली, जॉइन या कंबाइन या कोलेस, कोलेस वर्ड मतलब जॉइन होना,
मान लीजिए 2 वाटर ड्रॉप्स हो गई, है ना, वो एक साथ आइसोथर्मली कंबाइन कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट रेडियस होगी वो होगी √r1² प्लस r2²। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, मैं हट गया साइड में, आप ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ सर, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए बेटा अब बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर वॉल। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो मैं अभी स्लाइड पे आऊंगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लीजिए शेप ऑफ मेनिस्कस इस प्रकार का है, मान लीजिए जो लिक्विड सरफेस का शेप है वो इस प्रकार का है, ठीक है, तो हमने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट बना दिया, हाँ सर, तो अभी जो टेंजेंट कंटेनर से एंगल बना रहा है, ये वाला सर, ये वाला नहीं, थ्रू द लिक्विड, लिक्विड के थ्रू, ये थीटा, ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सर अगर शेप ऑफ मेनिस्कस कुछ इस प्रकार का हो गया, शेप ऑफ मेनिस्कस कुछ इस प्रकार का हो गया, तो हम टेंजेंट लिक्विड सरफेस पे बनाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और हम बोलेंगे कि जो टेंजेंट लिक्विड के थ्रू जो एंगल बना रहा है, किसके थ्रू? लिक्विड के थ्रू कंटेनर से एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे थीटा कैसा है बेटा, दिख रहा है हमको? हाँ सर, एक्यूट है। और यहाँ पे हमको थीटा दिख रहा है, ऑब्ट्यूस है। ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है, लिक्विड और कंटेनर के बीच में हिसाब किताब कैसा है, काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो ये थीटा हो गया एक्यूट, ही हो गया ऑब्ट्यूस। अब देखो इधर आओ, कहां गया ये रहा। सबसे पहले तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिसको थीटा बोलते हैं, वो कुछ पेयर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है। प्योर वाटर और ग्लास के लिए 0 डिग्री होता है। वाटर और ग्लास के लिए देखो, वाटर और प्योर वाटर में फर्क है, इस वाटर में इंप्योरिटीज है। प्योर वाटर और ग्लास के लिए 0, वाटर और ग्लास के लिए 108 डिग्री, मरकरी और ग्लास के लिए 140। देखो ये ऑब्ट्यूस हो गया, मरकरी के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस हो गया। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो वापस इधर आते हैं, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, एंड कंटेनर वॉल थ्रू द लिक्विड। तो कौन सा एंगल लेना है? कंटेनर से थ्रू द लिक्विड, थ्रू द लिक्विड। अब यहां पे लिक्विड की बात हो रही है, तो देखो अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पानी की बूंद आप रख दोगे सरफेस पे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। पानी की बूंद आपने, जैसे मैं आपको बताऊं, ये कितना था हमारे पास, नहीं ये वाला नहीं, तो 140 था। ये हो गया मरकरी, हो गया पानी। पानी के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ रहा है हमारे पास? ये कोई भी लिक्विड जो किसी सरफेस से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट बना रहा है, थीटा लेस देन 90, तो ऐसा दिखाई देगा। हाँ सर, ये टेंजेंट बना दी, बिल्कुल सर। और अगर मरकरी की अगर अपन बात करें, मरकरी और ग्लास की बात करें, 140 डिग्री ऑब्ट्यूस, तो मरकरी कुछ इस प्रकार से रखा जाएगा किसी ग्लास सरफेस पे, तो थीटा कैसा हो गया? ऑब्ट्यूस हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी बेटा, कि जब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है यहां पे, तो कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, और थीटा ऑब्ट्यूस है, तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, इस तरीके के लिक्विड्स जो एक्यूट एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिनका एक्यूट होता है, तो हम बोलते हैं कि ऐसे लिक्विड्स सरफेस को, कंटेनर की वॉल्स को वेट करते हैं। और ऐसे लिक्विड्स जो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस बनाते हैं, हम बोलते हैं कि वो कंटेनर की वॉल को वेट नहीं करते। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कांच का ग्लास हो गया एक अपने पास, उसमें पानी डाल लिया, अब पानी डोल दो, निकाल दो पानी। अब कितना भी ग्लास को झटक लो, आप देखोगे कि ग्लास की वॉल्स पे थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे आपको। हाँ सर, मिलेंगे। तो वो केस है कि लिक्विड वेट्स द कंटेनर, वो केस है लिक्विड वेट्स द कंटेनर। और यही काम आप मरकरी के साथ करो, ये काम आप मरकरी के साथ करो। मरकरी पोर कर दो किसमें? वाटर, वाटर बोल रहा हूं, मरकरी पोर कर दो किसमें बेटा? ग्लास में। और आप ऐसे कर दो, पूरा का पूरा मरकरी गायब, आपको मरकरी की एक बूंद भी दिख जाए पानी पे, तो उस पे ग्लास के वॉल्स पे, तो कहना मरकरी पूरा बाहर, मरकरी की एक भी बूंद आपको ग्लास की वॉल्स पे नहीं दिखाई देगी, तो हम बोलते हैं ऐसे लिक्विड्स जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है, तो दे डू नॉट वेट द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये आपने पढ़ा होगा क्लास में, है ना? हाँ सर, ठीक है सर, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे सारी स्लाइड्स अपनी होगी, आपको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है सर, डन डन, ठीक है सर, आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया कैपिलैरिटी। क्या आ गया बेटा? कैपिलैरिटी। हाँ सर, कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करी लिक्विड में, तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है कि लिक्विड राइज करे, हो सकता है कि लिक्विड डिप्रेस हो जाए। डिप्रेस हो जाए मतलब ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जिसमें आदमी व्हाट्सएप की डीपी हटा देता है, साइड स्टेटस लगा देता है, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है। ये वो वाला डिप्रेशन है कि भाई लिक्विड राइज नहीं करेगा तो लिक्विड नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे लिक्विड हैज डिप्रेस्ड, है ना? ठीक है, अब देखो
हाइट ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, हाइट लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। ठीक है, यहां पे मेनिस्कस का शेप कैसा है बेटा, कॉनकेव अपवर्ड है। यहां पे मेनिस्कस यानी कि जो लिक्विड सरफेस का शेप कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। यहां पे एक्यूट एंगल है, यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये वाटर है, ये मरकरी है। फॉर्मूला, सबसे पहले वाला फॉर्मूला देखो, सबसे पहले वाला फॉर्मूला देखो, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, है ना, 2t cos थीटा बाय रो आर जी। एच का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बेटा, एच का फॉर्मूला है। एच यानी कितना राइज करेगा, कितना डिप्रेस होगा। टी हो गया सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो आर जी, रो हो गया डेंसिटी, रो हो गया लिक्विड का डेंसिटी। हाँ सर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी इफेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैपिलरी, स्मॉल आर क्या हो गया बेटा, यहां पे लिखा है क्या, अरे लिखा है ना, कैपिटल आर यहां पे आएगा एक फॉर्मूला, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ ट्यूब या कैपिलरी, पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, है ना, 2t cos थीटा बाय रो आर जी इफेक्टिव। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोल रहा, एक्यूट है, 90 से कम है, तो cos थीटा पॉजिटिव, तो एच भी पॉजिटिव यानी लिक्विड राइज करेगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं और अलग जगह पे लिख देता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। और फिर दूसरा फॉर्मूला भी देखेंगे, थीटा कैसा है बेटा, लेस देन 90 डिग्री है, तो cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। cos थीटा पॉजिटिव होगा तो एच भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 यानी थीटा ऑब्ट्यूस है, तो cos थीटा कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। cos थीटा नेगेटिव हो गया, cos थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो एच भी नेगेटिव हो गया, यानी लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड विल डिप्रेस। तो यहां पे मैंने लिख दिया लिक्विड विल राइज, ठीक है बॉस, लिक्विड विल राइज, और यहां पे मैंने लिख दिया लिक्विड विल डिप्रेस, लिक्विड विल डिप्रेस। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, ये भी फॉर्मूला है, इसको छोड़ देते हैं अपन ने, ये तो पूरा अलग से देख ही लिया। एक और फॉर्मूला है बेटा, एक और फॉर्मूला है, 2t बाय रो कैपिटल आर जी, कैपिटल आर क्या है, मेनिस्कस का रेडियस। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि cos थीटा जो है वो स्मॉल आर बाय कितना है, कैपिटल आर है। पेपर में अगर पूछे तो स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिटल आर क्या है, मेनिस्कस का रेडियस, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे आप देख लीजिए इसको, और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। चलते हैं अपन आगे। अब यहां पे आपको याद रखना है, थीटा अगर गिवन नहीं होगा तो हम 0 डिग्री ले लेंगे बाय डिफॉल्ट, और वैसे ज्यादातर सवालों में 0 डिग्री लिया जाता है, और नहीं देगा तो 0 डिग्री ले लेंगे। कभी कभी पेपर में सरफेस टेंशन के बीच में रेडियस ऑफ कैपिलरी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और एमजी क्या है, जो लिक्विड राइज किया है ना कैपिलरी में, ये उसका मास है। तो आपको रिलेशन याद रखना है, T इंटू 2 पायर cos थीटा बराबर mg। और एक चीज और, एक स्पेशल केस और, बस ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस। ठीक है, इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ मतलब कि यार यहां पे ये जो लिक्विड राइज कर रहा है एच, ये जो लिक्विड राइज कर रहा है, इससे भी छोटी अपनी लेंथ हो गई किसकी, कैपिलरी की। तो लेंथ ऑफ कैपिलरी इज लेस देन, ये जितना राइज कर रहा है, इनसफिशिएंट लेंथ होगा। तो बच्चों को लगता है इनसफिशिएंट लेंथ होगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा, ये पूछा भी जाता है, लेकिन नहीं, देन वाटर विल नॉट ओवरफ्लो, और कहां तक पहुंचेगा, देन विल रीच अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब टॉप ऑफ द कैपिलरी, ब्रिम मतलब टॉप ऑफ कैपिलरी, टॉप ऑफ कैपिलरी, टॉप ऑफ कैपिलरी, टॉप ऑफ कैपिलरी। ठीक है ना, हाँ सर, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और मैं बता दूं, पेपर में कभी कभी क्या बोलता है कि इस कंटेनर को मैंने फ्री फॉल में रख दिया, फ्री फॉल में रख दिया मतलब जी इफेक्टिव 0 हो गया, तो एच इनफाइनाइट आ गया, बच्चों को लगता है एच इनफाइनाइट आ गया तो फब्बारा बन जाएगा, यानी फाउंटेन बन जाएगा और बाहर ओवरफ्लो कर जाएगा। नहीं, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट वाले केस में भी क्या होगा, मैक्स टू मैक्स ब्रिम तक जाएगा, यानी टॉप ऑफ कैपिलरी तक जाएगा। तो इस सवाल पे भी गौर फरमाइएगा। ठीक है सर, बढ़िया, सारे पॉइंट्स हमारे टकाटक रिवाइज हो गए। एक लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं और फिर अपन चलते हैं आगे। देखो यार, कैपिलरी में मान लो एच हाइट तक राइज कर रहा है, आपने कैपिलरी को टिल्ट कर दिया, तो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे वर्टिकल की जरूरत नहीं, खामखा कंफ्यूजन होगा, मैं बस हॉरिजॉन्टल की बात कर लेता हूं, वर्टिकल की जरूरत ही नहीं। हॉरिजॉन्टल से पता है तो हम वर्टिकल से भी कर ही लेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने इसको क्या कर दिया बेटा, टिल्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल, थीटा, ये विजिबल है, हाँ सर विजिबल है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है क्या, कि जो वर्टिकल हाइट होगी ना बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो वर्टिकल हाइट है, आप इसको कितना भी टिल्ट करते जाओ, कितना भी टिल्ट करते जाओ, कितना भी टिल्ट करते जाओ, वर्टिकल हाइट हमेशा सेम रहेगी, यानी एच विल रिमेन कांस्टेंट। एच जो है, वर्टिकल हाइट कैसी रहेगी, कैपिलरी को आप टिल्ट करते जाओ, वर्टिकल हाइट कैसी रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है सर, साइन थीटा कितना हो गया बेटा, सर साइन थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो एच डिवाइडेड बाय एल डैश, अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, हाँ सर,
h बाय एल डैश, है ना। तो एल डैश कितना हो गया, h बाय साइन थीटा। या आप यूं भी बोल सकते हो कि h कितना हो गया, h कितना हो गया, एल डैश साइन थीटा। अगर h कांस्टेंट है, अगर h कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं एल डैश साइन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है ना। ये कुछ रिलेशंस पूछ सकता है, बस आपको याद रखना है कि आप कितना भी, अच्छा आप टिल्ट करते जाओगे, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी एल डैश की, यानी लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम बढ़ता जाएगा, लेकिन ये वर्टिकल हाइट सेम वर्टिकल हाइट तक हमेशा पहुंचेगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो कभी ऐसे हो गया तो ये वर्टिकल हाइट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा माइंड मैप भी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो जिसने भी फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, डायनेमिक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी बढ़िया से पढ़ा है, उसका इस माइंड मैप से सारा का सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर रिवीजन हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मिलूंगा मैं आपसे अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।